हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कोल्ड वार। और कोल्ड वार में मैंने बताया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी स्टोरी आपको बता दी थी कि बैकग्राउंड में घटनाएं क्या क्या हुई, किस तरह से जो क्यूबा है उसके राष्ट्रपति या हेड होते थे फिदेल कास्त्रो, वो रशिया के मित्र थे, और जो निकिता खुर्वचेव वो रशिया के राष्ट्रपति थे। और उन्होंने क्यूबन मिसाइल में एक पिग्स खाड़ी होती थी, उसमें मिसाइलें तैनात कर दी थी। ये 1961-62 की बात है। पढ़ते हम इस घटना के बारे में। इन अप्रैल 1961 में द लीडर ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आज का जो रशिया है वो पहले 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे। वर्तमान में रशिया एक अलग देश है। वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिदेल कास्त्रो। उनको एक चिंता थी कि फिदेल कास्त्रो को हटाकर, क्योंकि फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट रूल कर रहा था पूरे पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका महाद्वीप में। ये अकेला इतना साहसी व्यक्ति था कि ठीक अमेरिका की नाक के नीचे, जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता था कम्युनिस्ट रूल को, वो कम्युनिस्ट रूल चलाए हुए थे। वैसे दक्षिण अमेरिका में 1-2 कंट्री और थे जहाँ कम्युनिस्ट रूल हुआ करता था, लेकिन फिदेल कास्त्रो उसको बिल्कुल, इतने बड़े देश को अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता था, लेकिन कास्त्रो ने अपने संबंध अच्छे बनाए रशिया के साथ। आज भी वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन ही है। फिदेल कास्त्रो की डेथ हो चुकी है, लंबे समय तक शासन किया उन्होंने। अब उनके भाई को उन्होंने सरकार का हेड बना दिया था। उनको भी 13-14 बार मारने की कोशिश की गई। ये सिगार पीते थे फिदेल कास्त्रो, सिगार में भी इनको डायनामाइट भरने की कोशिश की गई थी अमेरिका के द्वारा। द प्रेजिडेंट ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और मैंने आपको क्यूबा की लोकेशन बताई थी कि क्यूबा कहाँ पड़ता है। ये आपका उत्तर अमेरिका है सॉरी और ये जो है बीच में, ये एरिया मैक्सिको का है। तो Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from the Nikita Khrushchev। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्यूबन मिसाइल संकट हुआ तो रशिया के जो है वो लीडर कौन थे, तो आपने नाम लिखना निकिता खुरुश्चेव। वो लीडर थे सोवियत यूनियन के। उनके अच्छे संबंध थे क्यूबा के साथ, और क्यूबा की वो डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और फाइनेंशियली रुपए के हिसाब से भी मदद कर रहा था रशिया। डिसाइड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। उन्होंने डिसाइड किया कि क्यूबा में रशिया का बेस बना जाए। बेस का मतलब कोई जहाजी बेड़ा या जो सैनिक बेड़ा है वो उतारा जाए, वहाँ रशिया का बेस बनाया जाए, ताकि समय आने पर रशिया की सेनाएं और रशिया के हथियार वहाँ लाए जा सके। इन 62 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी, वो भी न्यूक्लियर परमाणु मिसाइल्स। इससे पहले मैंने बताया था कि रशिया में यूएसएसआर ने जासूसी करवाई थी, यूएसए ने, अमेरिका ने। द इंस्टॉलेशंस ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम क्लोज रेंज and nearly doubled the number of base or cities in American mainland which could be threatened by USSR। और जब ये हथियार वहाँ इंस्टॉल किए गए, वहाँ पर लाए गए, तो यूएसए को भय पैदा हो गया कि सभी शहर इन मिसाइल्स का टारगेट बन सकते हैं और चारों तरफ से अमेरिका अपने ही महाद्वीप में घिर सकता है। There 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapon in Cuba। और उसके ठीक 3 महीने के उसके बाद ही एटम बम भी वहाँ लगा दिए गए। 3 वीक्स के बाद द अमेरिकन बिकम अवेयर ऑफ इट
अब अमेरिका को ये लगा कि अब युद्ध हो सकता है। द यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम थे यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। बाद में इनकी प्लेन क्रैशेस में डेथ हो गई थी, बहुत कम समय के लिए ये राष्ट्रपति रहे थे। एंड हिज एडवाइजर वर रेलुसेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वार बिटवीन द टू कंट्रीज, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुर्बचेव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द क्यूबा। अब इनको बिल्कुल लग रहा था कि कभी भी संभावना युद्ध की हो सकती है, बट युद्ध की बजाय इन्होंने दबाव डाला खुर्बचेव पे कि आप यहाँ से हथियार और मिसाइल हटाइए। कनेडी ऑर्डर अमेरिकन वारशिप टू इंटरप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस। और अब इन्होंने कह दिया कि अगर गल्फ ऑफ वार की तरफ, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ, अगर अमेरिका का रशिया की कोई भी जहाज यहाँ आए तो जो अमेरिका की नेवल आर्मी थी, सेना थी, उसको कहा गया कि आप जो है उसके हथियार डुबो दीजिए या उस जहाज को डुबो दीजिए। ए क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट कम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और इस क्राइसिस को क्या कहते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। 2-4 फैक्ट आए हैं बीच में, लीडर्स का नाम क्या था, क्यूबन मिसाइल संकट क्या था, ये सारी घटना आपके सामने है। द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। अब तक तो संसार जो है वो 2 गुटों में बट ही चुका था। एक अमेरिका लीड कर रहा था तो दूसरा रशिया लीड कर रहा था। एक उसको सैनिक संधियां बन चुकी थी, नाटो, सीटो, सेंटो, ये आप बाद में पढ़ोगे। अब इस मिसाइल संकट से सारा विश्व नर्वस हो गया, क्योंकि जापान की त्रासदी सारे विश्व ने देखी थी और उसके 20 साल के बाद ही, 17-18 साल के बाद ही ये त्रासदी बहुत ज़्यादा भयानक होती। तो बहुत सारे देशों ने कोशिश की कि भाई दोनों के बीच में टेंशन खत्म हो जाए और यहाँ से थोड़ी थोड़ी जो तनाव था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद रशिया और अमेरिका में, वो कम होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों हेड मिले और ये एग्री हुए कि इस तरह से हम जासूसी नहीं करेंगे या एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी स्थिति हो वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम वेपन ही नहीं बनाएंगे किसी किस्म के, सारे नहीं, किसी किस्म के। वो बड़े चालाक थे, वेपन भी उन्होंने ऐसे कहे जो वो बना चुके थे। अब उस टेक्नोलॉजी को से कोई ज़रूरत नहीं, संधियां करते हैं दिखावे के लिए। उसके बाद इवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ बोथ साइड डिसाइड टू अवॉइड वार। लेकिन चैन की सांस ली सारे संसार ने जब दोनों की तरफ से ये आया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। द सोवियत शिप स्लो डाउन एंड टर्न बैक। यूएसएसआर ने जो अपने शिप भेजे थे सैनिकों से, हथियारों से भरे हुए, वो मतलब कम हो गए और वापस लौट गए। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज द कोल्ड वार। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे हाई पॉइंट क्या था कोल्ड वार का, तो आपने लिखना है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। द कोल्ड वार रेफर टू द कंप्लीशन द टेंशन एंड ए सीरीज ऑफ, यहाँ से कोल्ड वार की परिभाषा शुरू हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार, तो आपने कोल्ड वार के बारे में क्या कहना है। वाज रेफर टू कंपटीशन, कंपटीशन माने प्रतियोगिता, प्रतियोगिता हेल्दी होती है, बट यहाँ जेलसी के साथ कि एक देश हमारे साथ लग जाए, दूसरा लग जाए, तीसरा लग जाए, हम उससे ज़्यादा हथियार बनाएंगे, शत्रु देश उससे ज़्यादा हथियार बना रहा है, हम उससे पावरफुल हथियार बनाएंगे। अमेरिका अगर स्टार वार कर रहा है, सितारा युद्ध लड़ेगा, तो हम भी उसके लिए तैयार होंगे। इस तरह की कंपटीशन, जैसे विमान भेजने थे अंतरिक्ष में, तो अमेरिका और रशिया की बहुत कंपटीशन था इस बात में, लेकिन रशिया बाजी मार गया। और सबसे पहले स्पुतनिक नाम का जो स्पेसयान है वो उसने भेजा था, रशिया ने, उसके बाद अमेरिका ने भेजा। तो हथियार बनाए गए, 1000 मिसाइल की दूरी, जो ऐसी मिसाइल जो 1000 तक अटैक करे। अमेरिका ने कहा कि जी आपने 1000 की बनाई तो हम 2000 की बनाएंगे। इस तरह का कंपटीशन शुरू हो गया, हथियारों का कंपटीशन शुरू हो गया, टेंशन शुरू हो गई। टेंशन तो होती है ऐसी स्थिति में। कॉन्फ्रोंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनियन स्टेट्स, सोवियत यूनियन, बैक्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव एली। और हेड तो ये थे,
पीछे सेनाएं भी थी ना, जैसे कौरवों पांडवों के पीछे बहुत सारे राजा थे। तो ये जिस देश को ये लगा कि मेरा अमेरिका से फायदा है तो वो अमेरिका की तरफ लग गया, जिसको लगा कि मैं रशिया की तरफ से मेरे लगने में फायदा है तो वो रशिया की तरफ लग गया। और इस तरह से जो पावर और जो टेंशन थी वो बढ़ती गई। और इसमें ऐसे हुआ, मान लो ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, ठीक है, हमारी लड़ाई ना तो हमारी यूएसएसआर के साथ है ना हमारी अमेरिका के साथ, हमने कुछ नहीं। बट हमने क्या है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेनी है या रशिया से हमने पैसे लेने हैं, इस तरह की बातें हैं। ये इंडिया है। इंडिया के जो कुछ पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है या चाइना है, यहाँ इसने पाकिस्तान ने क्या किया, यूएसए के साथ संधि समझौता कर लिया। ये नाटो सिंटो का भी सदस्य था, नाटो का तो नहीं था, सिंटो का सदस्य था, जो साउथ एशिया में एक सैनिक संधि बनी थी अमेरिका के नेतृत्व में। पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए, हराने के लिए, हथियार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए इसके साथ हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है शत्रु का मित्र जो है, शत्रु देश का मित्र है, ये हमारा ऑटोमेटिकली दुश्मन बन गया। हमने अगर मान लो टेक्नोलॉजी खरीद ली यूएसएसआर से, यूएसएसआर ने हमें बड़े बड़े जहाज उस टाइम दिए थे, सोयूज जैसे विमान, जब हमें कोई टेक्नोलॉजी दे नहीं रहा था उस टाइम, रशिया हमारा एक अच्छा मित्र के रूप में सामने आया, या उन्होंने ये समझ लो कि पैसे के लिए हमें दिए। तो यूएसएसआर से हमने कुछ जहाज खरीद लिए, कुछ हमने बंदूक जो जैसे बड़े बड़े शिप होते हैं सैनिक जो नौसेना है उसके शिप खरीद लिए। तो यूएसए को लगने लगा कि इंडिया जो है वो रशिया का दोस्त हो गया और हमारा दुश्मन हो गया। तो इस तरह से, और फिर पाकिस्तान, अगर भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता तो क्या होता, ये शामिल हो जाते। जो यूएसए है, जितने भी हमारे युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1971 में, सारे हथियार और पैसे कहाँ से आए, अमेरिका से आए। इनडायरेक्टली अमेरिका ने हमसे लड़ाई शुरू कर दी। इस तरह से टेंशन इन दोनों के बीच है और टेंशन फैल गई बहुत जगह। इसी तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों देश अलग हुए थे। देखो अंग्रेज जहाँ जहाँ भी गए दो टुकड़े कराए किसी भी देश के, 2 3 पता नहीं कितने, फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को तो आप अच्छी तरह से जानते हो। साउथ कोरिया को जानोगे इसके प्रोडक्ट से, जितने भी ये सैमसंग तरह की, हिंडुई तरह की गाड़ियां आती हैं, ये सारी साउथ कोरिया के, बहुत अमीर देश है। नॉर्थ कोरिया का तो आप किम जोंग से जानते होंगे, जो अमेरिका को भी धमकी दे रहे थे अभी परमाणु हथियारों की। लोग उसकी बड़ी जो बालों का स्टाइल है वो बड़ा फॉलो करते हैं। तो ये दोनों देश एक हुआ करते थे। अब जब ये निकले तो दोनों में वार हो गया, अंग्रेज वहां से निकले तो दोनों में वार हो गया और साउथ कोरिया की तरफ लग गया यूएसए, नॉर्थ कोरिया की तरफ यूएसएसआर लग गया, क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट शासन था। ये जो लड़ाई थी अमेरिका और यूएसए की लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई हो गई। तो इस तरह से इन दोनों देशों ने खुद वो कभी नहीं लड़े, बट दूसरे देशों को सहारा दे देकर जो एक छोटी सी जगह का वार होता था वो वर्ल्ड वार बना देते थे। ठीक है, तो इस तरह की टेंशन्स थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज द कोल्ड वार। The Cold War referred to the completion, tension and a series of confrontation between the United States and Soviet Union, backed by the respective allies और उनके दोस्तों के बीच में। Fortunately, however, it never escalated into a hot war. लेकिन सौभाग्य ये रहा दुनिया का कि ये कभी भी गर्म युद्ध में नहीं बदला। मतलब इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, सैनिक नहीं मरे। अगर ये हॉट वार हो जाता तो सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत तबाही हुई थी विश्व में। सारी जो इतनी सुपर पावर लड़ रही थी वो कमज़ोर देशों में बदल गई थी। अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार होता जिसमें हाइड्रोजन भी बम बन चुके, परमाणु जो बम होते हैं, जब वो परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, अगर वो 1-2 किलो का बम हो तो वो सारी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और ऐसा कर सकता है कि 1100-1200 साल तक उसके कण हवा में रहते हैं और वहाँ
पृथ्वी में कुछ भी पनप नहीं सकता। हाइड्रोजन बम में 11-12 हजार साल तक भी जो अणु है वो हवा में रहते हैं और 11-12 हजार साल तक भी वनस्पति दोबारा पैदा नहीं हो सकती। इतने ताकतवर हथियार इन देशों ने बना लिए थे। और इनके साथ साथ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, इस तरह के देश थे चाइना ने भी एटम बम बना लिए थे 1962-63-66 के आसपास। भारत ने कहा मैं भी बनाऊंगा, पाकिस्तान ने कहा अगर भारत के पास है तो मैं भी बनाऊंगा। तो इस तरह से क्या है, अगर ये हॉट वार का रूप ले लेता तो शायद दुनिया नहीं बचती। और अब भी मतलब अब कुछ देशों में, क्योंकि रशिया दोबारा उठ खड़ा हुआ है, दोबारा से फिर अमेरिका और रशिया के हित आपस में टकराने लगे हैं, तो युद्ध की संभावना मतलब बन रही है। जो शांति संधियां उस टाइम इन्होंने की दोनों ने, अब वो तोड़ रही हैं। मतलब दोबारा से दुनिया उसी चीज़ पर दोबारा आती दिख रही है। ए फुल स्केल वार बिटवीन द टू पावर, देयर वर वार इन वेरियस रीजन। देखो मैंने बताया इन दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में युद्ध हुआ जिनको इन्होंने सपोर्ट किया। When the two power and their allies involved in a warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoid another global war। मतलब रीजनल युद्ध हुए, उन्होंने बैक भी किया पीछे, बट कभी भी ये वार ग्लोबल वार में नहीं बदला, विश्व युद्ध नहीं हुआ। द कोल्ड वार वॉज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ पावर। कोल्ड वार सिर्फ एक पावर का मसला नहीं था कि सुपर पावर किसे बनना, अमेरिका को बनना है रशिया को। राइवलरी ऑफ मिलिट्रीज अलायंस, इसमें सिर्फ मिलिट्री सैनिक गठबंधन दुश्मन नहीं थे। एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, ये साथ साथ में बैलेंस ऑफ पावर था। दो मिलिट्री गुटों के बीच में शत्रुता थी। मिलिट्री गुट एक यूएसएसआर के नेतृत्व में, एक यूएस के नेतृत्व में। These were accomplished by a real ideological conflict as well। इसके साथ साथ पावर का युद्ध तो था ही, इसके साथ साथ ये युद्ध था आइडियोलॉजी का। और वो मैंने बता दी थी आइडियोलॉजी, एक तो थी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट जिस पर रशिया चल रहा था, जो एक पार्टी की सरकार मानता है, और वो जो लिबरल या पूंजीवादी शासन होता है उसको अपना दुश्मन मानते हैं। और लिबरल और पूंजीवादी शासन किस में था, अमेरिका और उसके दोस्तों में जो गवर्नमेंट बनी थी वो लिबरल थी, उदारवादी थी, जिसमें पूंजीपतियों को महत्व दिया जाता है। बट कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट लोग वो क्या करते हैं, वो इनको लिबरल को और जो पूंजीवाद है उसको महत्व नहीं देते। तो ये आइडियोलॉजिकल युद्ध भी था। A difference over the best and the most appropriate way of the economic organization, political, economic and social life all over the world। और इसके साथ साथ ये लड़ाई थी राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सोशल तौर पर। पॉलिटिकल लेवल पे तो ये होगी कि सरकारें एक देश में कैसी है, दूसरे देश में दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार है। इकोनॉमिक लेवल पे ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे देशों की मदद करें और हमारे तरफ जो है, जो दुनिया की संस्थाएं हैं, IMF जैसी, वर्ल्ड बैंक जैसी, वो हमारे हित में काम करें। रशिया चाहता था कि वो मेरे देशों को ज़्यादा लोन दे, अमेरिका चाहता था कि मेरे देशों को ज़्यादा लोन दे, और सोशल लाइफ सब चीज़ों को इफेक्ट कर रही थी। द वेस्टर्न अलायंस, पश्चिमी जो गुट था जिसका हेड कौन था, USA अमेरिका था, रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये मैंने बताया ना, उदारवादी स्वतंत्रता या उदारवादी लोकतंत्र को महत्व देते थे, जिसमें हमारे देश में आप देखते हो भाई प्राइवेटाइजेशन है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, लोगों को स्वतंत्रताएं हैं, किसी तरह का उद्योग शुरू करो, पूंजी खुद कमाओ, अपना यूज खुद करो। और इससे क्या होता है, पूंजी कुछ व्यक्तियों के हाथ में सिमट जाती है, दूसरे गरीब रह जाते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। एंड कैपिटलिज्म, और इसे पूंजीवाद भी कहते हैं। बट लेकिन जो दूसरी ओर अमेरिका है, अमेरिका जो रशिया है, वो किस पे आधारित था? रशिया कम्युनिस्ट था।
वो कम्युनिस्ट शासन चला रहा था। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें एक ही दल की सरकार होती है, जिसमें सरकारी कंट्रोल में उद्योग कारखाने पूंजी होती है, और पूंजी का जो बंटवारा है वो सब लोगों में बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से क्या है, ईस्टर्न अलायंस रशिया के हेड में चल रहा था, सोवियत यूनियन के, वाज कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, जो समाजवाद और साम्यवाद की आइडियोलॉजी पर चल रहा था, जिसे आप ये कह रहा है कि 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि दोनों की आइडियोलॉजी में क्या होता है। अब ये मीनिंग आता है कोल्ड वार का, कि कोल्ड वार होता क्या है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में, लैंडमार्क इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल गई। जो सुपर पावर थी फ्रांस जैसी, यूके जैसी, वो अब ऐसी कैपेसिटी में नहीं रही थी कि वो वर्ल्ड की सुपर पावर बनी रह सके। तो एक पावर वैक्यूम शुरू हो गया। उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए इधर से अमेरिका कह रहा था कि मैं सुपर पावर हूँ, उधर से रशिया। ठीक है, ये एक बात थी। उसके बाद आइडियोलॉजी एक बात थी। फिर बहुत देशों को, जैसे यूके, फ्रांस, जो युद्ध में हार चुके थे, उनको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, पुनर्निर्माण की। पैसे की जरूरत थी और पैसे के बदले कुछ तो पे करना था। पैसे दो ही देश दे रहे थे, या अमेरिका और या रशिया। अब एक तरफ आपको रशिया की तरफ जाना पड़ेगा और या आपको अमेरिका की तरफ। इन 1945 द एलिड फोर्सेस, मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, ये कहानी मैं बता चुकी हूँ। 1945 में जब युद्ध हो रहा था तो सोवियत संघ इनके साथ था। जो रशिया था वो इन एलीज के साथ था, बट जैसे ही परमाणु बम गिराए गए और इसको ट्रस्ट में नहीं लिया गया रशिया को अमेरिका के द्वारा, तो रशिया को लगा कि ये तो सारा कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, मुझे किसी चीज़ में शामिल नहीं कर रही है, और युद्ध का जितना लाभ होगा, जितना भी, वो मुझे नहीं मिलेगा, और ये खुद सुपर पावर बन जाएंगे। तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस ने डिफीट कर दिया था एक्सिस पावर को, जिसको मैंने पोल पावर भी कहा था। एक्सिस पावर को जर्मनी, एक्सिस पावर में 2 देश थे, 3, जर्मनी, इटली, जापान। और जो शुरू हुआ युद्ध 1939 में और ख़त्म हुआ 1945 में। द वार हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू द रीजन आउटसाइड यूरोप, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारे देश में भी, जैसे आज़ाद हिंद फौज की सेना ने भी ब्रिटिश पर अटैक कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश भारत के शासक थे। तो ये लड़ते लड़ते मणिपुर तक आ पहुंचे थे। कलकत्ता में भी बॉम्ब गिराए गए थे। यस, कलकत्ता में भी बॉम्ब गिरे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के। तो ये न केवल यूरोप और रशिया, अमेरिका का युद्ध था या रशिया का युद्ध था, यूरेशिया महाद्वीप का, बट ये साउथ एशिया, चाइना, बर्मा, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मणिपुर है, बंगाल है, असम है, वहाँ भी युद्ध के प्रभाव थे, वहाँ भी लोग मारे गए थे, बॉम्बिंग हुई थी। जापान ने हम पर बॉम्बिंग की थी। द वार डिसवस्टेड द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, और इसके द्वारा बहुत सारे लोग मारे गए, सिविलियन प्रॉपर्टी, जैसे कहीं पर यूनिवर्सिटी उड़ा दी गई, कहीं पर कारखाने उड़ा दिए गए बॉम्बिंग से। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1942-90, दोनों की डेट याद रखना आपने। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो किसके साथ खत्म हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ जापान पर बॉम्ब गिराने के साथ। द वर्ल्ड वार एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटम बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, काजिंग जापान टू सरेंडर। और इसके कारण जापान ने सरेंडर कर दिया था। बहुत मौके मिले थे जापान को सरेंडर करने के, लेकिन जो 20-25 व्यक्ति ऊपर बैठे हुए थे, उस टाइम भी जब बॉम्ब गिर रहे थे, तब भी जापान के वो लोग मीटिंग कर रहे थे अगले हमले के लिए। लेकिन
अगर वो पहले ही सरेंडर कर देते तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। Critics of US decision to drop the bomb have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bomb. अब चारों तरफ से अमेरिका की इस तरह से क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि आपने बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं थी, आपने लाखों लोगों को मार गिराया। जापान के जो सिटी होते हैं वो बड़े पॉपुलेटेड हैं और इसमें मतलब इतना प्रभाव है इन बॉम्ब्स का कि आज भी लोग अपाहिज पैदा होते हैं। मतलब उस टाइम की जो नस्ल है और इस रेडिएशन में आई, रेडिएशन बहुत लंबे समय तक रहेगी जापान में उनकी। परमाणु बॉम्ब की रेडिएशन ये नहीं है कि 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैंने कहा ना हज़ारों साल लग जाते हैं रेडिएशन ख़त्म होने में, जो किरणें पैदा होती हैं एटम बम से। तो यूएस को कहा गया कि अगर जापान सरेंडर कर रहा था तो आपने इस पर बॉम्ब गिराने की ज़रूरत क्या थी। यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब हैव आर्ग्यूड दैट यूएस को न्यू पता था कि भाई वो सरेंडर करने वाले, तो बॉम्ब गिराने की ज़रूरत क्या थी। दे सजेस्टेड दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया। अब सोवियत यूनियन को ये लगने लगा, क्योंकि सोवियत यूनियन एशिया के ज़्यादा ऊपर ही है तो एशिया उसके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। सोवियत संघ ने ये मान लिया कि जो यूएस है ना वो एशिया की पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले करना चाहता है, एशिया के जो देश हैं उनका शोषण करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी पावर को शो करने के लिए ये बॉम्ब गिराए। वो एशिया में फ़ायदा उठाना चाहता है, एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को, और हमें दिखाना चाहता है, यूएसएसआर को लगा रशिया को कि ये हमें दिखाना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैं कितना पावर रखता हूँ एशिया में प्रभाव जमाने में मैं कितना कामयाब हूँ। US पोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड द वार क्विकली। लेकिन यूएस के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, बॉम्ब गिराना जरूरी था ताकि वार ख़त्म हो जाए, और अगर वार ख़त्म नहीं होती तो ज़्यादा तबाही होती। फर्दर लॉस ऑफ अमेरिका एंड एलिड लाइव्स whatever the motives and consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers। और इस तरह से क्या हुआ, वार अमेरिका ने कहा कि जी ज़रूरी था ये वार, अगर हम बॉम्ब नहीं गिराते तो शायद ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। Weapon capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely in spite of provocation. Neither side would want to risk war, since no political gain would justify the destruction of this society। लेकिन वार इतना हुआ था कि जो मैंने बताया ना कि उसका तबाही बहुत उस पर लेवल हुई थी और ये किसी तरह से जस्टिफाई नहीं थी। चाहे अमेरिका कह रहा था कि भाई नहीं, हमने इसलिए बॉम्ब गिराएगी क्योंकि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन वो जो विरोध करने वाले थे, उसको कहने वाले थे, वो अब भी ये कह रहे थे कि आपने ये गलत किया अमेरिका को। फर्दर लॉस ऑफ अमेरिका एंड एलिड लाइव्स, तो अमेरिका कहना था कि हमारे कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, तो इस लॉस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि जल्दी वार ख़त्म हो जाए। वट एवर द मोटिव्स, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द राइज ऑफ टू न्यू पावर इन द ग्लोबल स्टेज। चाहे मोटिव कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके कारण दो पावर स्टेट एक तरफ हो गई, दोनों तरफ हो गई। जर्मनी हार गई। अब जर्मनी को बीचों बीच बांट लिया गया अमेरिका और रशिया के द्वारा। ईस्ट जर्मनी आ गई रशिया की तरफ और वेस्ट जर्मनी चली गई अमेरिका की तरफ। और सबसे ज़्यादा जो क्लैश हुआ वो ये हुआ कि रशिया ने कहा कि मैं ईस्ट जर्मनी में अपनी करेंसी चलाऊंगा, तो रशिया ने भी अपनी वेस्ट जर्मनी में करेंसी, इवन जर्मनी के बीचों बीच दीवार खींच दी गई, जिसे बर्लिन की दीवार बोलते। अंत में ये दीवार गिराएगी और जर्मनी एक बना। आज जर्मनी विश्व के सबसे टॉप विकसित देशों में आता है।
और उसके पास हथियार भी नहीं है, मतलब परमाणु हथियार उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हम मतलब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union become the greatest power in the world with the ability of influence event anywhere on the earth. जैसे ही जर्मनी और जापान की हार हुई, यूरोप तबाह हो चुका था, मैंने बताया, तो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड यूनियन, सोवियत यूनियन, सबसे दोनों पावर हो गई और इन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटने की कोशिश की। एक जिसके साथ अमेरिका चल रहा था और एक जिसका हेड यूएसएसआर था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।